हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। हम सभी पॉलिटिक क्लास के अंतर्गत अलग अलग टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में आज जो हम सभी का टॉपिक है उसका नाम है भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय। किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था का उदय माना जाता है, ये वर्ण व्यवस्था क्या थी, ये कैसे जाति में बदल गई और वर्ण व्यवस्था और जाति की व्यवस्था के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होने शुरू कब से हो गए और इसके लिए किन किन नेताओं ने, किन किन धर्म सुधारक, समाज सुधारक नेताओं ने प्रयास किया कि समाज को भेदभाव मुक्त बनाया जाए और जातिगत व्यवस्था जो है जिसमें भेदभाव ज़्यादा व्याप्त है उसे खत्म किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं हम सभी अपना टॉपिक जो है भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय। तो ध्यान से सुनिएगा, वर्ण व्यवस्था जो है भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन काल से चली आ रही प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। आपको पता होगा कि हम प्राचीन ग्रंथों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनका उत्पत्ति बताया गया है, उसमें उत्पत्ति उनका कैसे हुआ, उनका कार्य बताया गया है और समाज में उनका स्थान बताया गया है ऋग्वेद के अनुसार। और शुरुआती समय में, प्रारंभ के समय में ये जो वर्ण व्यवस्था था गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित था, न कि जन्म पर। लेकिन बाद के समय में जैसे जैसे समय बीता बदलते गया, यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और जाति प्रथा की नींव पड़ी और उसके बाद जाति के आधार पे छुआछूत, भेदभाव होने शुरू हो गए। तो चलिए जो भी बातें बोल रहे उसको लिखते हैं ताकि और क्लियर होते जाता है। लिखने से पहले क्या बताए कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार उसके जो 10वां मंडल है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चलिए जिस तरीके से हम लोग बात करें उसी तरह से इसको आगे भी लिखते चलते हैं ताकि और क्लियर होते चले। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। और वो वर्ण कौन कौन से हैं जिनका वर्णन किया गया है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य, वैश्य, शूद्र, शूद्र। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि भारतीय समाज में एक सामाजिक व्यवस्था, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले जो उल्लेख किया गया है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ये ऋग्वेद, उसी में किया गया है, और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। कौन कौन वर्ण का उल्लेख किया गया है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार किया गया है। इतना ही नहीं, इनका उत्पत्ति बताया गया है, इनका कार्य बताया गया है, इनका समाज में स्थान बताया गया है। तो देखिए एक एक करके समझते हैं कि करके। ब्राह्मण की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, ब्राह्मण की उत्पत्ति की बात करें तो ब्राह्मण के बारे में बताया गया है, उत्पत्ति बताया गया है कि इनका उत्पत्ति जो है विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा, विराट पुरुष जो है ब्रह्मा के अर्थ में यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है कि इनका उत्पत्ति विराट पुरुष के, विराट पुरुष के कहाँ से हुआ है? विराट पुरुष के आपको मुख से हुआ है, विराट पुरुष के मुख से हुआ है। किनका उत्पत्ति? ब्राह्मणों का उत्पत्ति। अच्छा, इनका कार्य क्या बताया जाता है कि इनका कार्य जो है, ब्राह्मणों का कार्य जो है वो पूजा पाठ, पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब करना, मतलब जो भी धार्मिक कार्य हैं, जो धार्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, वो सब काम करना इनका था। और इनका अगर स्थान की हम बात करें कि समाज में इनका स्थान क्या है, तो इनका स्थान समाज में सर्वोच्च, सर्वोच्च स्थान था। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर, सर्वोच्च स्थान, इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। किन्हें? ब्राह्मण को। और उसके बाद कौन है? क्षत्रिय है। अच्छा, एक एक करके देख लेते हैं हम लोग, ताकि यहाँ पे लिखने में दिक्कत ना हो, जैसे जैसे होगा उससे लिखते चलेंगे। और हम बात करते हैं क्षत्रिय का कि इनका उत्पत्ति कहाँ से बताया गया है। तो इनका जो उत्पत्ति है वो बताया गया कि विराट पुरुष के, जो विराट पुरुष बोल रहे हैं, जो ब्रह्मा के अर्थ में यहाँ पे यूज किया जाता है, विराट पुरुष, विराट पुरुष के भुजाओं से इनका उत्पत्ति हुआ है, भुजाओं से। और इनका जो कार्य है, इनका जो कार्य है, ये कार्य इनका शासन प्रशासन चलाना, युद्ध करना, आम लोगों की रक्षा करना, ये सब था। और इनका स्थान की अगर हम बात करें कि समाज में इनका स्थान क्या है, तो इनका स्थान ब्राह्मण के बाद दूसरे स्थान पर थे, ये दूसरे स्थान। तो ये क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैश्य का, एक एक करके बात कर लेते हैं वैश्य का। वैश्य, वैश्य की बात कर लेते हैं। तो इनका उत्पत्ति बताया गया है, इनका उत्पत्ति बताया गया है विराट पुरुष के, विराट पुरुष के, पुरुष के जंघाओं से, जंघा से। और इनका कार्य की बात कर लें, इनका कार्य की बात हम कर लें तो इनका कार्य था कृषि, पशुपालन, पशुपालन, व्यापार, ये सब काम था इन्हीं का। अगर इनके स्थान की बात करें कि समाज में इनको कौन सा स्थान प्राप्त था, तो ये तीसरे स्थान पे थे, तीसरे स्थान पर। देखिए हम लोग वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या बात की है, एक एक चीज को समझना ध्यान से। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है, इतना लिख लेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि किन किन वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक और शूद्र,
तो पहले ब्राह्मण के बारे में देखें कि ब्राह्मण का बारे में क्या बताया गया है ऋग्वेद में। तो ब्राह्मण के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति जो है विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, सृष्टि के रचयिता है, उनके अर्थ में किया जाता है, विराट पुरुष शब्द का उपयोग किया जाता है। तो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का उत्पत्ति हुआ है। इनका जो कार्य निर्धारित किया गया था कि पूजा पाठ यज्ञ करवाना, धार्मिक कार्य जो भी हैं वो सब कौन कराएंगे, ये ब्राह्मण लोग कराएंगे। उसके बाद दूसरे हो गए क्षत्रिय। इनका उत्पत्ति विराट पुरुष के भुजाओं से माना गया है कि भुजाओं से उनका जो उत्पत्ति हुआ है। और इनका कार्य था शासन चलाना, प्रशासन चलाना, युद्ध करना, आम जनता की रक्षा करना। ये सब काम किनका था, क्षत्रियों का। और इनका स्थान जो है समाज में वो दूसरे स्थान, ब्राह्मण के बाद दूसरे स्थान पे कौन माने जाते थे, क्षत्रिय। तीसरा हो गया वैश्य। वैश्य का उत्पत्ति जो है विराट पुरुष के जंघा से माना गया है। और इनका कार्य कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये सब कार्य जो है ये वैश्यों के थे। और इनका स्थान समाज में तीसरा रखा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक हम लोग देख लेंगे शूद्र कि शूद्र की क्या स्थिति थी। तो देखिए, अगर हम शूद्र की बात करते हैं, शूद्र की बात करें शूद्र, इनकी बात करें तो इनका उत्पत्ति के संदर्भ बताया गया है कि इनका जो उत्पत्ति है ये विराट पुरुष के पैर से हुआ है। और इनका कार्य जो है वह ऊपर के जो 3 वर्ण है उनका सेवा करना। ऊपर कहने का मतलब इनके ऊपर जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना, ऊपर के वर्णों की सेवा करना, ये इनका कार्य था। और इनका स्थान अगर हम बात करें समाज में तो सबसे नीचे स्थान इनका था, चौथा स्थान इनका ही था, सबसे नीचे ये स्थान में सबसे नीचे थे। तो इस तरीके से ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि ब्राह्मण, इनकी उत्पत्ति, इनके कार्य, इनका स्थान। क्षत्रिय, इनकी उत्पत्ति, इनके कार्य, इनके स्थान, समाज में इनका क्या स्थान था। वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति कैसे हुई और जो है इनका कार्य और इनका समाज में स्थान कौन सा था। देखिए, अभी जो ये 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है इसमें ये भी बताया गया कि प्रतीकात्मक वर्णन है। प्रतीकात्मक वर्णन का मतलब होता है कि किसी चीज के प्रतीक के रूप में। अब इसका मतलब, तो इसका मतलब यह है कि उस समय मान्यता ऐसी थी कि जिस प्रकार से शरीर के सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं उसी प्रकार से एक समाज का निर्माण विभिन्न प्रकार के वर्णों से हुआ है। और विभिन्न प्रकार के वर्णों का अपना अपना महत्व समाज में होता है। और इस समय काल तक कोई ज्यादा भेदभाव या किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को मिलती नहीं थी। ये जो भेदभाव उत्पन्न हुआ है ये कालांतर में, बाद में हुआ है, क्योंकि इस समय तक जो समाज में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म, गुण और स्वभाव पर आधारित थी। लेकिन बाद के समय में जैसे समय बीता और वैदिक काल के बारे में आप जानते हैं कि वैदिक काल के 2 भाग होते हैं, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक काल में तो नहीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में का समय जब आया 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का बीच का समय काल, तो उस समय जो है वर्ण व्यवस्था में जो जन्म आधारित व्यवस्था ये उत्पन्न हो गई और लोगों के साथ जन्म के आधार पे व्यवहार अपनाए जाने लगे, उनके साथ भेदभाव किए जाने लगे। और उसी समय से जाति जो है, जाति प्रथा का नींव पड़ा और बाद में जाति व्यवस्था के नाम पे, जातिगत आधार पे लोगों के साथ भेदभाव होने शुरू हो गए। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं हम। क्या देखें, क्या बोले कि ये जो 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ये 4 वर्णों को एक प्रतीक के रूप में बताया गया है।
ग्रंथों में इसको क्या बताया, प्रतीक के रूप में, प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो ये अलग अलग, जिस प्रकार से बॉडी हमारा जो शरीर है, शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, उसी प्रकार से समाज के एक तरह से ये अंग है। जिस प्रकार से बॉडी के अंग, शरीर के सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं, उसी प्रकार से समाज में इन सभी वर्णों का अपना अपना महत्व है, और इन सब के माध्यम से ही समाज का निर्माण होता है, समाज का में कार्य होते हैं। तो क्या बोले? प्रतीकात्मक। इस पॉइंट को थोड़ा सा नोट करना है कि यह वर्णन प्रतीकात्मक रूप में किया गया है, प्रतीकात्मक रूप में किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार से शरीर के अंग, सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं, सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं, वैसे ही समाज में सभी वर्णों का महत्व है। क्या बोले? इसका मतलब फिर से समझिएगा। यह वर्णन प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, मतलब कि शरीर के, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, कि किसी चीज को हम सूचित करना चाहते हैं प्रतीक के माध्यम से, कि समाज में 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्ण का मतलब क्या है, क्यों बांटा गया? तो ये प्रतीक के रूप में बांटा गया है कि जिस प्रकार से शरीर के सभी अंग मिलकर कार्य करते हैं, वैसे ही समाज के ये अंग है एक तरह से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और समाज में इन सभी वर्णों का अपना अपना महत्व है। समझ गए? तो ये प्रतीक, और इस समय तक जो है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था, इस समय तक किसी प्रकार का कोई भेदभाव या छुआछूत जो ज्यादा देखने को मिलता था, वो नहीं बताया गया है, कि ऐसा नहीं होता था। इस समय जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर, गुण पर, स्वभाव पर, इस पर आधारित था। मुख्य रूप से कर्म पर, गुण पर आधारित था। और इसमें सबसे बड़ा अगर इंपॉर्टेंट लाइन बोलना होगा तो एक ही बार बोलिएगा कि कर्म पर आधारित था शुरुआती समय में। और वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था? कर्म पर। लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल का समय आया, जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, और इस समय काल में नौटंकी यहीं से शुरू हो गया। यहां से क्या हुआ कि कर्म, अब वर्ण व्यवस्था कर्म न होकर जन्म पर आधारित हो गई, ऐसा व्यवस्था उत्पन्न हो गया, और जन्म पर आधारित हो गई, और यहीं से जो है जाति प्रथा की नींव पड़ी, और धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में कई सामुदायिक व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई, जो जाति कहलाई। और जाति व्यवस्था का जो उद्भव हुआ, वो रुकने का नाम नहीं लिया, वो आगे बढ़ ही गया। और जातिगत व्यवस्था जो बढ़ी, साथ साथ जाति के आधार पे भेदभाव, छुआछूत, ये सभी बढ़ता चला गया। और इसके लिए समय समय पर समाज सुधारकों के द्वारा इसे खत्म करने के लिए, इसे बहुत हद तक कम करने के लिए प्रयास भी किए गए। अगर हम बात करें भारत के उन नेताओं का, उन समाज सुधारकों का, तो महात्मा गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश में हरिजन यात्रा किया था, हर एक राज्य में, मैक्सिमम देश के राज्यों में वो घूमे थे। ग्रामीण क्षेत्र में आम लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनसे मिले थे, उनके हक के लिए लड़े थे। हम बात कर लेंगे भीमराव अम्बेडकर का। इनको कौन नहीं जानता है? इनका तो नाम ही जो है इसी आधार पर लिया जाता है कि जातिगत भेदभाव को अगर खत्म करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया है किन्होंने, तो भीमराव अम्बेडकर का नाम उल्लेखनीय रहेगा, हमेशा सराहनीय रहेगा। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ऐसे नेताओं ने समाज में जो जातिगत आधार पर भेदभाव है, उसको खत्म करने के लिए काफी हद तक प्रयास किया। और बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो संवैधानिक तौर पर भी व्यवस्था अपनाई गई कि जातिगत आधार पर भेदभाव गैर कानूनी होगा,
किसी के साथ भी जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखिए आगे क्या बोले। हम लोग जो है देख लिए कि ये थोड़ा सा भूमिका के रूप में देख लिए कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का उत्पत्ति विराट पुरुष के भुजाओं से, कार्य शासन, सॉरी ये क्षत्रिय वाला बोल दिए, ब्राह्मण को यहाँ पे हो जाएगा। ब्राह्मण का उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, इनका कार्य पूजा पाठ, यज्ञ करवाना, धार्मिक कार्य करवाना। और ब्राह्मण का स्थान जो है समाज में सर्वोच्च स्थान, सबसे ऊपर यही रहेंगे। इनका समाज में प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा सबसे ऊपर था, इनसे के ऊपर कुछ नहीं था। उसके बाद दूसरे स्थान पे आएंगे क्षत्रिय। इनका उत्पत्ति विराट पुरुष के भुजाओं से माना गया है। कार्य जो है शासन चलाना, युद्ध करना, रक्षा करना लोगों की, और समाज में ये दूसरे स्थान पर थे ऋग्वेद के अनुसार। और किसके बारे में बताया गया? तो वैश्य के बारे में बताया गया है कि इनका उत्पत्ति विराट पुरुष के जंघा से, इनका कार्य था कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये सब काम करना था। इनका स्थान समाज में तीसरा था। शूद्र, इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के पैर से हुई है। इनका कार्य ऊपर के वर्णों की सेवा करना था। स्थान का समाज में नीचे था। जो मजदूर तबके के लोग होते थे, श्रमिक होते थे, कारीगर होते थे, वो इसमें शामिल होते थे। ठीक है। उसके बाद फिर बताया गया कि यह जो वर्णन किया गया है, चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये प्रतीकात्मक वर्णन है, प्रतीक के रूप में, कि जिस प्रकार से शरीर के सभी अंग मिलकर काम करते हैं, उसी प्रकार से समाज में ये जो वर्ण है, ये समाज के अंग हैं, और ये सभी मिल करके ही समाज का निर्माण करते हैं और समाज को चलाते हैं। समाज में इनका अपना अपना महत्व है। तो ये देख लिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखे कि यहाँ तक, मतलब शुरुआती समय में जो इस तरह का व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था, यहाँ तक कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ पे कर्म आधारित क्या बात किए कि पहले प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। किस पर आधारित था? कर्म आधारित था। लेकिन वैदिक समय काल आया, आपको बताएं कि वैदिक काल, और इसके अंतर्गत कौन सा? उत्तर वैदिक काल। जैसे उत्तर वैदिक काल का समय काल आया, धीरे धीरे समय काल बदला, तो अब यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म, जन्म के आधार पर हो गया। जन्म के आधार पे, अब कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के। और यहीं से जाति प्रथा की नींव पड़ी और धीरे धीरे समाज में जातियां और जातियों से कई उपजातियां बन गए, और जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होना शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल से ही, यहाँ से ही। क्योंकि अब जो है वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन्म पे, जो व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लिया उसी समुदाय के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। तो ये जन्म पर आधारित हो गया, और यहीं से जाति प्रथा की नींव पड़ी। फिर आगे क्या देखे कि इसके लिए समय समय पर समाज सुधारकों के द्वारा जो है से प्रयास किए गए, आंदोलन किए गए, हर तरह से हर संभव प्रयास किया गया, उपाय किए गए कि जातिगत आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, छुआछूत की भावना है, भेदभाव की भावना है, उसे खत्म किया जाए। और बाद के वर्षों में अगर हम भारत के नेताओं का नाम लें तो इसमें नाम लिए किनका? गांधी जी का, महात्मा गांधी जी हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, और ज्योतिबा फूले हो गए। ज्योतिबा फूले, जिनका एक पुस्तक है गुलामगिरी इत्यादि। इन बाद के वर्षों में इन नेताओं ने समाज में जातिगत जो व्यवस्था है और जातिगत व्यवस्था के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे समाज से मिटाना चाहते थे,
उसको खत्म करना चाहते थे, भेदभाव मुक्त समाज बनाने पर इन लोगों ने जोर दिया था और इनके कार्य सराहनीय है। ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं कि यही लोग थे और लोग नहीं थे, बहुत लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है, इन लोगों का नाम लिया जाता है। नाम तो बहुत सारे हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या बात किए थे, इसके बाद कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये लोग तो प्रयास कर रहे थे आज़ादी से पहले तक, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ संविधान का निर्माण हुआ था। तो संवैधानिक तौर पे हमारे समाज में जो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, उसे गैरकानूनी घोषित किया गया। संविधान में ऐसे कई प्रावधान ऐड किए गए, जोड़े गए, कई ऐसे नियम कानून बनाए गए कि समाज में किसी के साथ भी जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसे हमारे संविधान में कई प्रावधान बनाए गए हैं और आज भी प्रयासरत हैं। हमारा संविधान जो है आज भी प्रयासरत है कि जो ये भेदभाव, ये छुआछूत जैसी समस्या है, इसे खत्म किया जाए। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को एक टॉपिक समझ में आया होगा कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय किस प्रकार से देखने को मिलता है, प्रारंभ में क्या था, फिर कैसे कैसे इसमें बदलाव आया और कौन कौन से नेताओं ने किस तरीके से इसको खत्म करने में अपना भूमिका निभाया था। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।